नमस्कार, खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। बीते हफ्ते दुनिया एक बार फिर ट्रंप के फैसले से हैरान दिखी तो अफगानिस्तान, ब्रिटेन समेत कई देशों में आतंकवादी हमलों से दुनिया लहूलुहान भी दिखी। ब्रिटेन में 8 जून को होने वाले आम चुनाव से पहले आए सर्वेक्षण जहां प्रधानमंत्री थेरेसा मे के चेहरे पर चिंता की लकीरें ला रहे हैं, तो वहीं आयरलैंड में भारतीय मूल के नेता का प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है। इसके अलावा होंगी विश्व परिदृश्य की कई अन्य अहम खबरें। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे हिम्मत और हौसले और नई सोच से बदल सकती है तकदीर और तस्वीर भी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हफ्ते भर की सुर्खियों पर। एक बार फिर आतंकवादी हमले से थर्राया लंदन। बोरो मार्केट में चाकूबाजी और लंदन ब्रिज पर राहगीरों को वैन से कुचलने का मामला आया सामने। कई हताहत, 3 हमलावर भी हुए ढेर। आतंकी हमले के बीच ब्रिटेन में चुनावी पारा चरम पर। आतंकवाद, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं अहम चुनावी मुद्दा। 8 जून को डाले जाएंगे वोट। ताजा चुनावी सर्वेक्षण में थेरेसा मे की रेटिंग में आई गिरावट। लेबर नेता कॉर्बिन को मिल रही है बढ़त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से किया किनारा। समझौते से भारत और चीन को लाभ और 27 लाख अमेरिकी नौकरियां जाने का दिया हवाला। पूरी दुनिया में फैसले की कड़ी आलोचना। 3 दिन के अंदर कई बड़े धमाकों से दहला काबुल। बुधवार को वीवीआईपी इलाके में भीषण विस्फोट से 100 लोगों की मौत। एक जनाजे में भी विस्फोट, 18 की मौत। हमलों से तालिबान का इनकार, हक्कानी नेटवर्क के शामिल होने का शक। आतंकवादी संगठन आईएस के चंगुल से आजाद हुई इराक की यजीदी युवती नादिया मुराद। 3 साल बाद पहुंची अपने गांव। आंखों में छलके जज्बात, रो रो कर बयां किया आईएस के जुल्म सितम। और सबसे पहले बात लंदन में हुए हमले की। लंदन एक बार फिर आतंकवादी हमलों से दहल गया। शनिवार रात लंदन में 3 अलग अलग जगहों पर हमले हुए जिसमें कई लोग घायल हो गए। शनिवार की रात करीब 3 बजे लंदन ब्रिज, दक्षिणी लंदन के खानपान के लिए मशहूर बोरो मार्केट और वॉक्सहॉल इलाके में हमला हुआ, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इन घटनाओं के बाद सुरक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुलाई और हालात की समीक्षा की। लंदन समेत यूरोप के कई शहरों के लिए हमले का अंदाज जाना पहचाना था। बस आतंक के घिनौने चेहरे की जगह बदली हुई थी। इस बार निशाना था ब्रिटेन का लंदन ब्रिज, जहां एक तेज दौड़ती सफेद वैन ने पैदल चल रहे राहगीरों को कुचल दिया। वैन पुल के फुटपाथ पर चढ़ गई थी। लंदन ब्रिज के पास के बोरो मार्केट में छुरेबाजी भी हुई। कुछ लोग ब्रिज से मार्केट की तरफ दौड़े आ रहे लोगों को छुरा भोंपते देखे गए। पुलिस इसे आतंकी हमला मान रही है। वारदात को देखते हुए लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने 3 हमलावरों को मार गिराया है और मामले की जांच कर रही है। अभी 3 आतंकी समेत कुल 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, जिनका 6 अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सेंट्रल लंदन में जिन दोनों जगहों पर हमला हुआ, वह हमले के समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आम लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। वो लोगों का पीछा कर रहे थे, तभी और लोग उधर आ गए। पुलिस वाले हमलावरों का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए और उन्हें मार गिराया। ब्रिटेन में 3 महीने में ये तीसरा आतंकी हमला है। करीब 2 हफ्ते पहले ही मैनचेस्टर में एक आत्मघाती हमलावर सलमान अबेदी ने अमेरिकी पॉप गायिका आरियाना ग्रांडे के एक कार्यक्रम के दौरान विस्फोट कर 22 लोगों की जान ले ली थी। उसके बाद पुलिस द्वारा की गई जांच में लगातार यह आशंका जताई जा रही थी कि हमलावर अबेदी के बाकी आतंकी सहयोगी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ से निकल गए हैं और ब्रिटेन में किसी और जगह को भी अपना निशाना बना सकते हैं। इन आशंकाओं के मद्देनजर पूरे ब्रिटेन की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। मेट्रो और बड़े शहरों के अलावा दूर दराज के इलाकों में भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। 8 जून को ब्रिटेन में आम चुनाव होने हैं और ताजा सर्वेक्षणों में पता चला है कि प्रधानमंत्री थेरेसा मे की लोकप्रियता में पहले के मुकाबले गिरावट आई है। हालिया सर्वेक्षण में जहां कंजर्वेटिव पार्टी की सीटें कम होने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं आशंका यह भी है कि अगर यही हाल रहा तो हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी भी दल को बहुमत नहीं हासिल हो पाएगा। हालांकि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इन सर्वेक्षणों को खारिज कर दिया है। 2 महीने पहले जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने 8 जून को आम चुनाव कराने का फैसला किया था, तो उनके पास आशावादी होने की कई वजहें थीं। वे 21 अंकों के साथ लोकप्रियता के शिखर पर थीं।
ब्रेक्जिट पर ईयू के साथ बातचीत करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही थी और विपक्षी लेबर पार्टी अपने पारंपरिक गढ़ों में जमीन खो रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, उनकी 21 अंकों की बढ़त में गिरावट आती गई। ताजा सर्वेक्षणों में कंजर्वेटिव पार्टी सदन में सबसे बड़ा दल बनकर जरूर उभरेगी, लेकिन 650 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं होगा। YouGov सर्वेक्षण का अनुमान है कि कंजर्वेटिव पार्टी को 310 सीटें मिलेंगी, जबकि पिछली बार उसकी सीटें 330 थीं। सदन में बहुमत का जादुई आंकड़ा 326 है। सर्वेक्षण में लेबर पार्टी को थोड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। उसे 257 सीटें मिलती दिखाई गई हैं, जबकि पिछली बार उसके पास 229 सीटें थीं। कंजर्वेटिव पार्टी की लोकप्रियता में आई गिरावट का कारण सरकार का कल्याणकारी योजनाओं से मुंह मोड़ना और मैनचेस्टर आतंकी हमला माना जा रहा है। लेबर नेता जेरेमी कॉर्बिन के साथ आखिरी टीवी बहस में थेरेसा मे ने इन सर्वेक्षणों को खारिज कर दिया। जो पोल मतदान के दिन होता है, सिर्फ वही मायने रखता है। 2015 में करारी हार के बावजूद लेबर पार्टी ने जेरेमी कॉर्बिन पर लगातार दूसरी बार भरोसा करके सबको चकित कर दिया है। समाजवादी कॉर्बिन शांति और न्याय की वकालत करते रहे हैं, लिहाजा उन्होंने हाल के आतंकी हमले को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कॉर्बिन जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन आतंकी हमलों का विदेशी युद्धों से गहरा संबंध है। बहस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि लाखों की मौत का वो जिम्मेदार नहीं बनना चाहते हैं। परमाणु मुक्त विश्व के लिए काम करेंगे, वार्ता और बातचीत के जरिए निपटने का हर संभव प्रयास करेंगे ताकि ब्रिटेन परमाणु अप्रसार समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। अगर सर्वेक्षण सही रहे तो ब्रिटेन में अगली सरकार गठबंधन की सरकार होगी। लेबर पार्टी ने समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। ऐसे में प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक हितों के चलते ईयू के साथ ब्रेक्जिट को लेकर बातचीत थोड़ी जटिल होने की संभावना है। आयरलैंड में भारतीय मूल के लियो वराडकर को सत्ताधारी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी फाइन गेल का नेता चुन लिया गया है। लियो वराडकर आयरलैंड के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री होंगे। वराडकर ने 2015 में अपने समलैंगिक होने की बात सार्वजनिक की थी। आयरलैंड में 1993 तक समलैंगिकता को अपराध माना जाता था। वराडकर यूरोप के सबसे रूढ़िवादी देश माने जाने वाले आयरलैंड में उदारवाद का चेहरा बनकर उभरे हैं। मैसेडोनिया के सांसदों ने बुधवार को सोशल डेमोक्रेट्स की अगुवाई वाली एक नई सरकार के गठन का समर्थन किया। नई सरकार के 25 मंत्रियों में 7 अल्बानियाई मूल के हैं। उम्मीद की जा रही कि देश को 2 साल से जारी राजनीतिक गतिरोध से बाहर निकालने में अब मदद मिलेगी। चुनाव के करीब 6 महीने बाद 120 सदस्यीय संसद के 62 सदस्यों ने प्रधानमंत्री जोरान जाएफ की सरकार का समर्थन किया है। मतदान के दौरान 5 गैर हाजिर रहे, जबकि 42 ने विरोध में मतदान किया। धरती को बचाने के लिए किए गए पेरिस समझौते से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किनारा कर लिया है, क्योंकि ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है, न कि समूची धरती। ट्रंप ने समझौते से पीछे हटने के पीछे अमेरिकी हितों की दलील तो दी ही, साथ ही उन्होंने भारत और चीन जैसे देशों को भी निशाने पर लिया। फिलहाल पूरी दुनिया में ट्रंप की आलोचना हो रही है और अमेरिका के ही 4 राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पेरिस जलवायु करार से हटने के फैसले पर असहमति जताई है। इन 4 राज्यों में 2 राज्य उसी रिपब्लिकन पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे खुद ट्रंप आते हैं। G7 सम्मेलन में पेरिस समझौते से अलग होने के संकेत देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार इस पर मुहर लगा दी। ट्रंप ने समझौते से अलग होने के लिए कई बेतुकी दलीलें भी पेश की। उन्होंने कहा कि इससे भारत और चीन को लाभ होगा। ट्रंप ने 27 लाख नौकरियों से हाथ धोने का हवाला देकर अपने इस फैसले को अमेरिका फर्स्ट से जोड़ने की भी कोशिश की। आज से अमेरिका अबाध्यकारी पेरिस समझौते के तहत जो कठोर आर्थिक और वित्तीय बोझ हम पर डाला गया था, उसे खत्म करता है। ट्रंप के इस फैसले का पूरी दुनिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा कि पिछले 5000 सालों से पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, तो वहीं यूरोपीय देशों ने कहा कि पृथ्वी की रक्षा हर हाल में होगी। 5000 साल पुराने जो शास्त्र हमारे यहाँ मौजूद है, वेद के नाम से जो जानते हैं, उसमें एक वेद अर्थात अथर्ववेद पूरी तरह नेचर को डेडिकेटेड है, पर्यावरण को डेडिकेटेड है। 5000 साल पहले लिखा गया और उन इथोस को लेकर के हम चल रहे हैं। हम पर्यावरण की रक्षा को लेकर के एक जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले देश के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा सदियों पुराना कमिटमेंट है।
हमें पृथ्वी की रक्षा के लिए कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका का फैसला अफसोसजनक है। गलत फहमी में ना रहें, इस मसले पर कोई प्लान बी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई दूसरा प्लेनेट बी का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर क्या है पेरिस समझौता। 2015 में पेरिस जलवायु समझौता लगभग 200 देशों के बीच में हुआ था। इन देशों ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने का निश्चय किया था। समझौते का मकसद पूरे विश्व में बढ़ते तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकना था। साथ ही ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी 28% की कमी लाना था। इसके तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक $10 करोड़ सालाना की मदद गरीब देशों को करनी थी। इस राशि को समय समय पर बढ़ाया जाना था। अमेरिका पिछले कई दशकों से दुनिया का सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जक देश है। दुनिया के कार्बन उत्सर्जन का करीब 15% हिस्सा अमेरिका से आता है। दूसरे विकसित देशों की तरह अमेरिका भी कोयले के ईंधन से दूर हट चुका है। दूसरी तरफ विकासशील देश अब भी बिजली के मामले में कोयले पर निर्भर हैं। अब अमेरिका के इस फैसले से कोल ईंधन की वापसी की संभावना बढ़ जाती है। अमेरिका के हटने से पहले सीरिया और निकारागुआ ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हालांकि चीन, भारत, रूस, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ समेत अन्य देशों ने समझौते के साथ बने रहने की प्रतिबद्धता दोहराई है। बावजूद इसके अमेरिका के अलग होने से इस समझौते के कमजोर पड़ने की उम्मीद है। इससे भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बिखर सकता है। वेनेजुएला में जारी राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराने का भरोसा दिलाया, लेकिन देश भर में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी हैं। प्रदर्शनकारी चुनाव कराने और कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो द्वारा संविधान में सुधार के लिए संविधान सभा के निर्वाचन के बाद से प्रदर्शन जारी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराने का भरोसा दिलाया है। देश में पिछले 2 महीने से जारी विरोध और राजनीतिक गतिरोध खत्म करने के मकसद से उन्होंने नए संविधान का प्रस्ताव दिया है। उनका यह बयान विपक्ष के साथ अटॉर्नी जनरल की तीखी टिप्पणी के बाद आया, जिसमें उन्होंने संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया था। उन्होंने कहा था कि जनमत संग्रह के बिना संविधान सभा का गठन वैसा ही है जैसे मादुरो के पूर्ववर्ती ह्यूगो चावेज ने 1999 में संविधान को फिर से लिखकर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की थी। नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया जाएगा ताकि लोग अपनी राय दे सकें कि वे एक नए मजबूत संविधान के साथ हैं या नहीं। हालांकि निकोलस मादुरो के बयान के बाद विपक्ष ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सरकारी चैनल के बाहर अभिव्यक्ति की आजादी की मांग करते हजारों छात्रों के रुख से फिलहाल नहीं लगता कि वे किसी समझौते के मूड में हैं। मैं अपने ही देश में कैदी हूँ, एक ऐसा कैदी जो बोल नहीं सकता, मार्च नहीं कर सकता। उधर बुधवार को ही अमेरिकी राज्यों के संगठन की बैठक में वेनेजुएला संकट पर बिना किसी सहमति के ही ये बैठक समाप्त हो गई। वेनेजुएला सरकार की आलोचना करते हुए अमेरिका और मेक्सिको ने घोषणा पत्र पेश किया, जबकि वेनेजुएला के कैरेबियाई सहयोगियों ने इसका विरोध किया। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको ने वेनेजुएला में जारी हिंसा को तुरंत रोकने का आग्रह किया। 33 देशों ने इसमें शिरकत की, जबकि वेनेजुएला ने बैठक में भाग नहीं लिया। वेनेजुएला ने अप्रैल में कहा था कि अगर सदस्य देशों ने बैठक बुलाने के पक्ष में वोट किया तो वो संगठन को छोड़ देगा। हम उम्मीद करते हैं कि वेनेजुएला संगठन से निकलने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। पिछले दिनों एक जज नेल्सन मोंकाडा भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प का शिकार हो गए थे। उन्हें कागज में उस वक्त गोली मार दी गई जब वो एक बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे थे। विपक्ष का आरोप है कि गोली सरकारी गार्ड्स ने मारी है, जबकि सरकार का कहना है कि उन्होंने विपक्षी नेता लोपेज को 14 साल की सजा देने पर मोहर लगाई थी, इसीलिए प्रदर्शनकारियों ने उन्हें मार डाला। अप्रैल में शुरू हुए प्रदर्शन में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारी चुनाव कराने और कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जबकि मादुरो उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं। काबुल में हो रहे आतंकवादी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार को हुए एक हमले में करीब 100 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इन हमलों के बाद राजधानी काबुल में खराब होते सुरक्षा हालात को लेकर हो रहे प्रदर्शन में मारे गए एक अफगान व्यक्ति के जनाजे के दौरान भी सीरियल ब्लास्ट हुआ, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हो गए। अफगान खुफिया विभाग का दावा है कि ये हमले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से हक्कानी नेटवर्क कर रहा है। माह रमजान की रौनक में डूबा काबुल का VIP इलाका वजीर अकबर खान। कई देशों के दूतावास बसते हैं यहाँ। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, लोग घरों से दफ्तर की ओर जा रहे थे।
तभी विस्फोटक से लदा एक ट्रक इलाके में घुसा और जर्मन दूतावास के करीब एक जोरदार धमाका हुआ। काले धुएं की लपट ने पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया। खिड़कियों के टुकड़े सैकड़ों मीटर दूर जाकर गिरे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। जब तक मदद के लिए हाथ बढ़ते, करीब 100 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और लगभग 400 लोग घायल हो गए। हमला इतना जबरदस्त था कि घटनास्थल पर 5 मीटर तक गड्ढा हो गया। एक भयानक आवाज सुनाई दी। मेरे आसपास सब कुछ काला हो गया और मैं बेहोश होकर कार से बाहर गिर गया। मैं घटना स्थल से 100 मीटर दूर था। जो आवाज सुनी वो बहुत ही डरावनी और भयानक थी। 2001 के बाद से अब तक के सबसे बड़े हमले से तालिबान ने इनकार किया है, लेकिन अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट तालिबान के हक्कानी नेटवर्क को गुनहगार मान रही है। अफगान सरकार का दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से हक्कानी नेटवर्क ने हमले को अंजाम दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसे आरोपों को खारिज किया है। साथ ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ होने वाले क्रिकेट मैच को भी रद्द कर दिया है। हम अफगानिस्तान के सभी आरोपों को खारिज करते हैं। अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दांव है। हमले से पता चलता है कि 16 सालों से जारी युद्ध, सैकड़ों मौतें, लाखों डॉलर झोंक देने के बाद भी कुछ नहीं बदला। अमेरिकी सेना निकल जाने के बाद तालिबान लगातार मजबूत होता जा रहा है। यही वजह है कि तालिबान शांति वार्ता में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। वहीं राष्ट्रपति अशरफ गनी सरकार को पश्चिम का समर्थन तो हासिल है, लेकिन वो बेहद कमजोर है। साथ ही उनकी सरकार से संबंध पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लगातार खराब होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान की दूसरी क्षेत्रीय ताकतों रूस और ईरान के साथ भी रिश्ते बेहतर नहीं हैं, जिनके बगैर अफगानिस्तान में शांति बहाली पूरी तरह संभव नहीं है। रूस पर तालिबान से नजदीकियां बढ़ाने का आरोप लग रहा है, तो उधर अमेरिका ने तालिबान और दाइश के खिलाफ ड्रोन हमलों को बढ़ा दिया है। फिर भी हमले हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला के एक कसीनो में हुए हमले में 36 लोग मारे गए। गुरुवार देर रात एक बंदूकधारी ने अकेले हमले को अंजाम दिया और गोलियां चलाने के बाद कसीनो को आग के हवाले कर दिया। पूरे कसीनो में धुआं भर गया और ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसे लूटपाट की कोशिश के दौरान हुई घटना के तौर पर देख रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस के दावों से अलग अल-कायदा ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे के उत्तराधिकारी को लेकर जहां खुद उनकी पार्टी में साफ साफ विभाजन दिख रहा है, तो वहीं रॉबर्ट मुगाबे अपने एक और कार्यकाल के लिए खुद को उम्मीदवार मानकर चल रहे हैं। 1980 में आज़ादी हासिल करने के बाद से ही रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हुए हैं और अब उनकी उम्र 93 साल हो चुकी है और वे एक और कार्यकाल के लिए खम ठोक रहे हैं। राजधानी हरारे से 70 किलोमीटर दूर एक बड़ी रैली का आयोजन करके रॉबर्ट मुगाबे ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। 3 साल में तीसरी बार अफ्रीकी देश लेसोथो में मतदाताओं ने नई सरकार चुनने के लिए वोट डाला। प्रधानमंत्री पखलिता मोसिसिली द्वारा मार्च में संसद में विश्वास मत खोने के बाद 3 जून को चुनाव कराया गया। साल 2012-2015 में चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण देश में गठबंधन सरकारों का गठन हुआ, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। जहां चाह होती है वहां राह होती है। ऐसा एक उदाहरण इंडोनेशिया में सामने आया है, जहां एक गंदी बस्ती को बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील कर दिया गया है और अब ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। कभी इंडोनेशिया के इस गांव का शुमार झुग्गी झोपड़ी में होता था। कंपन पलेगी गांव की दीवारें जर्जर हो रही थीं, छत बेरंग थे। तभी 54 वर्षीय जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल स्लैम डिडोडो के दिमाग में गांव को रंग रोगन के जरिए नया रूप देने का ख्याल आया। हालांकि ये उनका अपना विचार नहीं था। इससे पहले देश के कई कस्बों में इस परियोजना पर अमल किया जा चुका था। करीब $22,000 खर्च करके इस मलिन बस्ती का कायाकल्प किया गया। अब खुशी की बात यह है कि इस प्रस्ताव को शासकीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब इसके चलते यहाँ 232 घरों को कलाकारी और सुंदर पेंटिंग से चित्रित किया गया है। भविष्य में यह हमारे समुदाय के लिए लाभकारी होगा, खासतौर से आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। ग्रामीणों को अपने अंदर छुपे हुए कलाकार को बाहर निकालने का मौका मिला। उस गांव की तस्वीर को बदलने में जुट गए जिसकी पहचान एक स्लम की थी, जहां अब मौज मस्ती और विकास की बात की जाने लगी है। पर्यटकों को आकर्षित करना ये उनके लिए आर्थिक गतिविधि का एक और रूप है। सिर्फ अपने घरों की दीवारों को रोशन करने का मौका नहीं, बल्कि अपने जीवन को भी रोचक बनाने का जरिया है। यहाँ के सुंदर, रंगीन और आकर्षक रास्ते सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं।
अब हालात बहुत प्रभावशाली हैं। पहले हम एक आम से गांव के निवासी थे, लेकिन अब इसे एक सक्रिय गांव कहा जा सकता है, जहां महिलाओं को अपनी आमदनी बढ़ाने का मौका है। एक रंगीन बदलाव, रंगों का सदुपयोग, रंगों का छिड़काव। इंडोनेशिया में इंद्रधनुष गांव की कहानी जीवंतता, मजेदार और सशक्तिकरण की मिसाल है। दुनिया के दिल में आज बात दर्द दिल की। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन के चंगुल से बचकर फिर से एक नई जिंदगी शुरू करना किसी सपने से कम नहीं होता, लेकिन ये सपना सच साबित हुआ है। वक्त ऐसे बदला कि तमाम जुल्म सितम और जातियों को सह लेने के बाद वो आज यूएन की ब्रांड एम्बेसडर है। आईएस के काले कारनामों से दुनिया को रूबरू करा रही है। 3 साल बाद जब अपनी माटी पर कदम पड़े तो दर्द आंसू बनकर फूट पड़े। जिस्म के साथ जहन पर दिए गए ना मिटने वाले जख्म चीख बनकर निकलने लगे। जुल्म, ज्यादती और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले वो घाव ताज़ा हो गए जिसे नादिया मुराद वक्त का मरहम लगाकर भुलाने की कोशिश कर रही थी। ये उनका अपना गांव था, ये अपना घर था जहां वो पैदा हुई थी, जहां उनकी मासूम किलकारियां जवानी की हसीन मुस्कुराहटों में तब्दील हुई थी। हंसते खेलते इंसानों की ये एक बस्ती थी जिस पर 2014 में अचानक आईएस नाम के भेड़ियों ने हमला कर दिया था। नादिया मुराद समेत गांव के सैकड़ों लोगों का अपहरण कर लिया। नादिया ने रोते रोते इस स्कूल की कहानी बयां की जहां पर आतंकी फौजों की आबादी को रखकर महिलाओं और आदमियों को अलग करने का काम किया करते थे। नादिया ने बताया 2014 में जिस समय उनका अपहरण किया गया था वो महज 19 साल की थी और आईएस के आतंकियों ने उन पर हर प्रकार का अत्याचार किया और कई बार उनका रेप भी किया। नादिया के पिता और भाई को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया था। रेप करने से पहले सभी सेक्स स्लेव से आतंकी प्रार्थना करवाते थे और पिटाई भी करते थे। नादिया करीब 3 महीनों तक आईएस के चंगुल में फंसी रहीं। इस दौरान उन्होंने कई बार भागने की कोशिश की। हर बार पकड़े जाने के बाद प्रताड़ना का स्तर बढ़ जाता था। नादिया किसी तरह नवंबर 2014 में वहां से भागने में सफल हुई, जिसके बाद उनका जर्मनी के एक अस्पताल में इलाज करवाया गया ताकि उन्हें खुद पर हुए अत्याचार को भुला पाने में कुछ मदद मिल सके। नादिया के मुताबिक अब उनका गांव सामूहिक कब्र के रूप में तब्दील हो गया है। अनुमान है कि अभी भी आईएस के पास 3000 के करीब सेक्स स्लेव हैं। नादिया को यूएन का एम्बेसडर बनाया गया है ताकि वो ट्रैफिकिंग से जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें। खबर दुनिया के कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है khabarduniaki@gmail.com। और इसी के साथ हमें और हमारी खबर दुनिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।